हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। सो आज के इस वीडियो में हम दोबारा से कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 11 हिस्ट्री बुक एंड इस चैप्टर का नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। सो ये वीडियो इस चैप्टर का 4th पार्ट है। इससे पहले इस चैप्टर के ऊपर 3 वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, जिसमें हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को साथ ही स्टार्टिंग के जो 5 टॉपिक्स है उसको बहुत ही डिटेल वे में कवर किया था। सो अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं देन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एल्स यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस। सो आज के इस वीडियो में बेसिकली हमें अपने 6 टॉपिक से स्टार्ट करना है एंड द नेम ऑफ अवर 6th टॉपिक इज लिटरेसी। सो लिटरेसी का मतलब क्या होता है? सो लिटरेसी इज द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। अगर एक व्यक्ति के पास ये एबिलिटी है कि वो लिख और पढ़ सकता है देन हम उस व्यक्ति को एक लिटरेट पर्सन कहते हैं। सो लिटरेसी का मतलब होता है पढ़ने और लिखने की एबिलिटी। सो इससे पहले वाले टॉपिक्स में भी हमने मेसोपोटामिया के राइटिंग के सिस्टम के बारे में ही पढ़ा था। हमने देखा था कि किस तरह से राइटिंग की शुरुआत मेसोपोटामिया में होती है, किस तरह से सबसे पहली बार राइटिंग का डेवलपमेंट होता है मेसोपोटामिया में, किस तरह से मेसोपोटामियंस क्ले टैबलेट्स के ऊपर लिखा करते थे, किस तरह से वो लोग यूनिफॉर्म का साइन बनाया करते थे। साथ ही हमने मेसोपोटामिया के राइटिंग सिस्टम के बारे में भी पढ़ा था, यानी कि क्या तरीका हुआ करता था जिस तरीके से वो लोग लिखा करते थे। एंड आज की इस वीडियो में हम वही मेसोपोटामिया का राइटिंग सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि जिस राइटिंग के टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था अपने प्रीवियस वीडियो में उसी को हम लोग आज के इस वीडियो में भी कंटिन्यू करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में ये बहुत अच्छी तरह से समझ लिया कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ही वो ऐसा पहला सिविलाइजेशन था जहाँ पे राइटिंग की शुरुआत होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक मेसोपोटामियंस को लिखना और पढ़ना आता था, हर एक मेसोपोटामियंस लिटरेट हुआ करते थे, बल्कि बहुत ही कम मेसोपोटामियंस यानी कि मेसोपोटामिया में रहने वाले बहुत ही कम व्यक्तियों को लिखना और पढ़ना आता था। सो इसका रीज़न हमने कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस टॉपिक में ही देख लिया था कि मेसोपोटामियंस करीब हंड्रेड्स ऑफ साइन का यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए, और साथ ही एक वेट टैबलेट यानी कि एक गीले क्ले टैबलेट को हैंडल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। सो इसीलिए हर एक मेसोपोटामियंस को लिखना और पढ़ना नहीं आता था। सो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी बता रखा है कि ना सिर्फ हंड्रेड्स ऑफ साइन का वो लोग यूज़ करते थे लिखने के लिए, इसको याद करना ना सिर्फ इतना मुश्किल हुआ करता था बल्कि बहुत सारे साइन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा पेचीदा हुआ करते थे, जिसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। इसीलिए हमने देखा था कि मेसोपोटामियंस लोगों में से ही एक व्यक्ति हुआ करता था जिसको स्क्राइब कहा जाता था, जिसको बेसिकली अपॉइंट किया जाता था राइटिंग के लिए ही, क्योंकि हर एक मेसोपोटामियंस को लिखना और पढ़ना नहीं आता था। इसीलिए राइटिंग को एक स्किल्ड क्राफ्ट भी माना गया है। इसके अलावा हमें बता रखा है कि अगर एक मेसोपोटामियन किंग यानी कि मेसोपोटामिया के किसी भी राजा को अगर पढ़ना आता था, लिखना आता था, देन वो अपने इंस्क्रिप्शन में उसको रिकॉर्ड करवाते थे। सो इंस्क्रिप्शंस का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा। इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख। किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर, जैसे कि स्टोन हो गया, पिलर हो गया, अगर किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर लेटर्स एंड वर्ड्स को कर्व्ड करके लिखा जाए उसी को इंस्क्रिप्शन कहते हैं। सो जो राजा होते थे अगर उनको पढ़ना और लिखना आता था देन उस चीज़ को, अपने एबिलिटी को दर्शाने के लिए वो अपने इंस्क्रिप्शंस पे इसको रिकॉर्ड किया करते थे। सो राइटिंग कहीं ना कहीं मोड ऑफ स्पीकिंग यानी कि बोलने के तरीकों को दर्शाता है, यानी कि आप जिस तरह से बोलते हैं, जिस लैंग्वेज में बोलते हैं, जिस सिस्टम में बोलते हैं, अगर आप उसी तरीके से लिखते भी हैं देन कहीं ना कहीं आपके तरीके को दर्शाता है आपका राइटिंग। सो मेसोपोटामियंस किस तरह से बोला करते थे वो हमें उनके राइटिंग्स के द्वारा पता चलता है। फिर बता रखा है कि अगर कोई ऑफिशियल, अगर कोई कर्मचारी एक लेटर लिखता है, अगर एक कर्मचारी के द्वारा एक लेटर लिखा गया है एंड अगर ये लेटर किंग के सामने, राजा के सामने पढ़ा जाता था देन उस लेटर की शुरुआत कुछ इस तरह से होती थी, जैसे कि टू माई लॉर्ड ए स्पीक, Thus says your servant B, I have carried out the work assigned to me. So कुछ इस तरह से लेटर की शुरुआत होती थी। फिर हमें एक मिथिकल पोएम के बारे में बता रखा है। ये जो एक पोएम लिखा हुआ है ये एक मिथिकल पोएम है। मिथिकल यानी कि इमेजिनरी, जो मिथ है, जो सत्य नहीं है। सो यहाँ पे एक पोएम लिखा हुआ है, लेट द वर्सेस बी हेल्ड इन रिमेम्बरेंस एंड लेट द एल्डर टीच दैम, लेट द वाइज वन एंड द स्कॉलर डिस्कस दैम, let the father repeat them to his son, let the ears of the herdsman be open to them. So यहाँ पे एक छोटा सा मिथिकल पोएम भी दे रखा है।
सो विद दिस हमारा 6 टॉपिक कंप्लीट होता है, जो कि एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, जिसमें हमें सिर्फ ये बता रखा है कि भले ही मेसोपोटामिया में ही फर्स्ट टाइम राइटिंग का इमर्जेंस हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था, बट हर एक मेसोपोटामियंस को पढ़ना लिखना नहीं आता था। एंड अगर एक किंग को, अगर एक राजा को पढ़ना या फिर लिखना आता था, देन वो बहुत ही गर्व से, बहुत ही घमंड से इस चीज़ को, अपने एबिलिटी को अपने इंस्क्रिप्शन में दर्शाता था, अपने इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड करता था। फिर हमें एक पोएम दे रखा था, जिसमें हमें बता रखा है कि किस तरह से मेसोपोटामियंस लिखा करते थे। सो विद दिस हमारे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक इज द यूजेस ऑफ राइटिंग, यानी कि मेसोपोटामियंस जो लिखा करते थे उसका यूजेस क्या होता था, वो लोग किस काम के लिए राइटिंग्स लिखा करते थे, राइटिंग का इस्तेमाल किस लिए हुआ करता था। सो इसके बारे में भी हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था कि राइटिंग्स बेसिकली किस लिए यूज़ किए जाते थे मेसोपोटामियंस के द्वारा। सो राइटिंग्स रिकॉर्ड्स को कीप करने के लिए, यानी कि रिकॉर्ड्स रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। उसी के साथ साथ डिक्शनरीज बनाने के लिए, लैंड ट्रांसफ़र को एक लीगल वैलिडिटी देने के लिए, साथ ही किंग्स के जो डीड्स है, यानी कि किंग्स जो भी अच्छे काम करवाता था उसको नरेट करने के लिए, एंड लैंड के कस्टमरी लॉज में अगर किंग कुछ भी चेंजेस करवाता था उसको अनाउंस करने के लिए राइटिंग का इस्तेमाल किया जाता था। बट इस टॉपिक में हम लोग और एक इम्पॉर्टेंट यूजेस के बारे में जानेंगे राइटिंग का, यानी कि राइटिंग का और किस काम के लिए यूज किया जाता था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर 7th टॉपिक। सो सिटी लाइफ यानी कि शहरी जीवन, ट्रेड यानी कि व्यापार, एंड राइटिंग यानी कि लेखन। सो इन तीनों के बीच में जो कनेक्शन था वो हमें एक लॉन्ग सुमेरियन इपिक पोएम के थ्रू पता चलता है, जो कि किंग एनमेरकर के ऊपर लिखा गया था। एंड किंग एनमेरकर कौन थे? ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ उरुक। उरुक जो कि सदर्न मेसोपोटामिया का एक सिटी है, एक शहर है। सो उरुक शहर को रूल करने वाले जो एक अर्लीस्ट रूलर थे, जो शुरुआत के रूलर थे, उन्हीं का नाम था किंग एनमेरकर। सो एक सुमेरियन, एक लॉन्ग सुमेरियन इपिक पोएम था। सुमेरियन यानी कि यहाँ पे सुमेर शहर की बात की गई है। सो सुमेर के बारे में हम लोग तो स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो सुमेर था, जो सुमेर सिविलाइजेशन था, वो मेसोपोटामिया का अर्लीस्ट सिविलाइजेशन था, जहाँ पे फर्स्ट टाइम राइटिंग की शुरुआत होती है एंड सिटी लाइफ देखने को मिलता है। सो सुमेरियन इपिक पोएम यानी कि हमें सुमेर में एक इपिक, एक भव्य पोएम मिला, एक कविता मिला, एंड वो जो कविता था वो किंग एनमेरकर के लिए लिखा गया था, किंग एनमेरकर के ऊपर लिखा गया था। सो उस पोएम को पढ़ के हमें बहुत ज़्यादा आइडिया मिलता है सिटी लाइफ, ट्रेड एंड राइटिंग के बारे में, यानी कि सिटी लाइफ, ट्रेड एंड राइटिंग के बीच में जो कनेक्शन था वो हमें इस लॉन्ग सुमेरियन इपिक पोएम को पढ़ के ही पता चलता है। सो मेसोपोटामियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, यानी कि मेसोपोटामिया के जो कस्टम है, जो प्रथा है, उसके अकॉर्डिंग उरुक वॉज द सिटी ऑफ पर एक्सलेंस, यानी कि उरुक ये जो शहर था ये अपने आउटस्टैंडिंग फीचर के लिए जाना जाता था। सो उरुक को अगर आप दूसरे सिटीज से कंपेयर करें, सो ये एक बहुत ही बेहतरीन सिटी था। एंड इस सिटी को कभी कभार सिंपली एज द सिटी कह के भी बुलाया जाता था। सो सिंपली उरुक शहर को द सिटी कह के बुलाया जाता था। फिर हमें बता रखा है कि किंग एनमेरकर को एसोसिएट किया जाता है, लिंक किया जाता है विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्स्ट ट्रेड ऑफ सुमेर, यानी कि सुमेर सिविलाइजेशन में जो सबसे पहला ट्रेड हुआ था, व्यापार हुआ था, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन था, उसका जो अरेंजमेंट था, वो बेसिकली किंग एनमेरकर के द्वारा ही किया गया था। सो किंग एनमेरकर को लिंक किया जाता है विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्स्ट ट्रेड ऑफ सुमेर। इसके बाद हमें ये जो लॉन्ग सुमेरियन इपिक पोएम था उसके बारे में बता रखा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इपिक पोएम, इन द अर्ली डेज, यानी कि शुरुआती दिनों में, ट्रेड वॉज नॉट नोन, यानी कि ट्रेड के बारे में, व्यापार के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था कि ट्रेड होता क्या है। सो ये जो किंग एनमेरकर थे उनको लापिस लजूली चाहिए था। लापिस लजूली एक तरह का ब्लू कलर का स्टोन होता है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। सो ये एक बहुत ही खूबसूरत ब्लू कलर का स्टोन होता है। सो किंग एनमेरकर को लापिस लजूली चाहिए था। इसके साथ साथ उन्हें प्रेशियस मेटल, यानी कि बहुत सारे कीमती मेटल्स चाहिए था। किस लिए? फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ अ सिटी टेम्पल। सिटी में जो एक टेम्पल था, उरुक शहर में जो एक मंदिर था, उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए, यानी कि उसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए उन्हें लापिस लजूली चाहिए था एंड प्रेशियस मेटल चाहिए था। सो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि मेसोपोटामिया में भले ही फूड प्रोडक्शन की कमी नहीं थी, बहुत ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होता था, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता था, बट मेसोपोटामिया में मेटल्स एंड स्टोन्स की बहुत ज़्यादा कमी थी।
सो इसीलिए किंग एनमर्कर ने अपने एक मैसेंजर कौन होता है? वो पर्सन जो कि मैसेज को कैरी करता है। सो किंग एनमर्कर ने अपने एक मैसेंजर को भेजा एक बहुत ही डिस्टेंट लैंड में, यानी कि एक बहुत ही दूर के जगह में, एक बहुत ही दूर के एरिया में, जिस एरिया को अराटा कहा जाता था, यानी कि उस दूर के एरिया का नाम था अराटा, ताकि उस अराटा लैंड के जो चीफ है, जो लीडर है, जो हेड है, वो उन्हें ये सारी जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल करवाए। सो उन्होंने अपने मैसेंजर को भेजा कि जाओ तुम ये जो लैंड है, डिस्टिंक्ट लैंड, ये दूर का जो लैंड है अराटा, वहाँ के चीफ से बात करो कि हमें ये सारी चीज़ें चाहिए एंड ये सारी चीज़ें आप हमें प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद मैसेंजर किंग के बातों को बहुत ही ध्यान से सुनता है, बहुत ही अटेंशन से सुनता है। किंग एनमर्कर को जो जो चीज़ चाहिए था, जो जो सामान चाहिए था टेम्पल की ब्यूटिफिकेशन के लिए, उन सारे सामानों को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनता है एंड उन सारे सामानों को याद रखने की कोशिश करता है। उसके बाद हमें ये जो मैसेंजर है, इस मैसेंजर का जो जर्नी है अराटा के लैंड तक पहुंचने का, उस जर्नी को हमें पोएम के रूप में बता रखा है। सो बाय नाइट ही वेंट जस्ट बाय द स्टार्स, यानी कि ये जो मैसेंजर है वो अपना जर्नी रात को स्टार्ट करता है। सो रात को तारों के साथ साथ वो अपना जर्नी कंटिन्यू रखता है। बाय डे ही वुड गो बाय द हेवेंस सन डिवाइन, यानी कि फिर दिन के टाइम में भी वो अपना जर्नी कंटिन्यू रखता है सन के साथ साथ। उसके बाद ही हैड टू गो अप इनटू द माउंटेन रेंजेस, यानी कि बहुत सारे पर्वतों को वो पार करता है, बहुत सारे माउंटेन रेंजेस के ऊपर चढ़ना पड़ता है उसको। एंड हैड टू कम डाउन आउट ऑफ द माउंटेन रेंजेस, एंड बहुत सारे माउंटेन रेंजेस यानी कि बहुत सारे पहाड़ों के नीचे भी आना पड़ता है। सो मान लीजिए कि ऐसे बहुत सारे माउंटेन रेंजेस है एंड ये जो मैसेंजर है इन माउंटेन रेंजेस को क्रॉस करने के लिए, अपना जर्नी को तय करने के लिए हर एक माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा है, उसके बाद फिर से नीचे आ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, नीचे आ रहा है। सो इस तरह करके वो माउंटेन रेंजेस को कवर कर रहा था। द पीपल ऑफ सुसा बिलो द माउंटेन सैल्यूटेड हिम लाइक अ टाइनी माइस। सो जब वो मैसेंजर माउंटेन को कवर कर रहा है, माउंटेन रेंजेस को कवर कर रहा है, सो माउंटेन के नीचे एक सिटी हुआ करता था जिस सिटी का नाम था सूसा। सो सूसा सिटी में रहने वाले जो लोग थे वो उस मैसेंजर को सैल्यूट कर रहे थे एंड वो जो लोग हैं, सुसा में रहने वाले जो लोग हैं, वो टाइनी माइस की तरह दिखाई दे रहे थे। सो पोएट का यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि जब मैसेंजर एक हाइट पे क्लाइंब करता है, यानी कि जब पहाड़ के हाइट में होता है, देन सुसा में रहने वाले जो लोग थे वो उनको बहुत ही छोटे छोटे नजर आ रहे थे, इसीलिए उन्हें टाइनी माइस यानी कि छोटे छोटे चूहे के साथ कंपेयर किया गया है। फिर वो मैसेंजर 5 माउंटेन रेंजेस, 6 माउंटेन रेंजेस, 7 माउंटेन रेंजेस ऐसे कर करके बहुत सारे माउंटेन रेंजेस को क्रॉस करता है। सो ऐसा कर करके फिर फाइनली ये जो मैसेंजर है वो अराटा के शहर पहुंच जाता है। एंड जब वो अराटा के चीफ के साथ मिलता है, अराटा के लीडर के साथ मिलता है, देन वो भूल जाता है कि उसके जो किंग थे, यानी कि जो किंग एनमर्कर थे, उन्होंने लापिस लजूली लाने के लिए कहा था या फिर सिल्वर लाने के लिए कहा था। सो इसीलिए वो मैसेंजर, वो जो लॉन्ग जर्नी था, वो जो लंबा सफ़र था जिसको तय करके वो आया था अराटा के शहर, उस सफ़र को वो फिर से तय करता है एंड फिर से उरुक शहर में जाता है। सो ऐसा वो बहुत बार करता है, बार बार लॉन्ग जर्नीज कवर करता है, कभी अराटा पहुंचता है, कभी उरुक पहुंचता है, क्योंकि हर बार वो कुछ ना कुछ भूल जा रहा था। उसके जो मैसेज थे वो मिक्सअप हो जा रहे थे, यानी कि जितना भी मैसेजेस किंग एनमर्कर सुनाता है मैसेंजर को, वो पूरा मिक्सअप हो जाता है, वो पूरा मिक्स हो जाता है। क्या चीज़ लाना है, क्या चीज़ नहीं लाना है, वो हर बार भूल जाता है, क्योंकि जब इतना लंबा सफ़र वो तय करता है, देन वो बहुत ज़्यादा थक जाता है एंड इसके कारण से वो सब कुछ भूल जाता है। देन फाइनली किंग एनमर्कर ने ये सोचा, उनको एक आइडिया आया, क्यों ना जो भी मेरे डिमांड्स थे उन सारे डिमांड्स को मैं एक क्ले टैबलेट में लिख देता हूँ। सो उन्होंने एक क्ले का टैबलेट बनाया एंड जो भी चीज़ उन्हें चाहिए था, जो भी सामान उन्हें चाहिए था, उन्होंने उस क्ले टैबलेट में लिख डाला। एंड इन दोज डेज, यानी कि उस टाइम में, जिस टाइम में किंग एनमर्कर हुआ करते थे, उस टाइम में ऐसे क्ले टैबलेट पे लिखना कोई भी नॉर्मल बात नहीं था। फिर हमें बता रखा है कि जो मैसेंजर है वो फिर से अराटा पहुंचता है एंड इस बार अराटा के चीफ को वो जो रिटन टैबलेट है जो कि किंग एनमर्कर ने लिखा है वो उसको दे देता है। एंड जब अराटा के रूलर उस टैबलेट को देखते हैं, देन वो पूरा ज़्यादा शॉक हो जाता है, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो उस क्ले को एग्जामिन करता है, यानी कि एनालाइज करता है, उसको पढ़ने की कोशिश करता है। द स्पोकन वर्ड्स वे नेल्स, यानी कि जो कुछ भी लिखा हुआ था क्ले टैबलेट के ऊपर वो नेल्स की तरह थे। नेल्स यानी कि
क्यूनिफॉर्म लेटर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्यूनिफॉर्म लेटर वेज शेप के होते थे, जो ट्राइंगुलर शेप के होते थे। सो उनको वो जो स्पोकन वर्ड्स थे वो नेल्स की तरह लग रहे थे, एंड उनका जो फेस था वो बहुत ज़्यादा पजल लग रहा था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था कि क्ले के टैबलेट के ऊपर, एक मिट्टी के ऊपर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एंड फिर वो उस टैबलेट को देखते ही रह जाते हैं। सो ये जो पोएम था, ये जो स्टोरी था, हो सकता है कि ये लिटरल ट्रूथ ना हो, यानी कि ये जो पोएम था वो एक सच्ची घटना ना हो, सच्चा पोएम ना हो, बट इससे कहीं ना कहीं हमें ये पता चलता है, इससे हम कहीं ना कहीं ये अनुमान लगा सकते हैं दैट in Mesopotamian understanding, it was kinship that organized trade and writing, यानी कि मेसोपोटामियन के अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, मेसोपोटामियन के समझ के अनुसार वो किंगशिप ही होता था जो ट्रेड एंड राइटिंग को ऑर्गेनाइज करता था। किंगशिप यानी कि राजतंत्र, वो राजतंत्र होता था, वो राजतत्व होता था जो ट्रेड को यानी कि व्यापार को एंड राइटिंग को यानी कि लेखन को ऑर्गेनाइज करता था, संगठित करता था। सो राइटिंग के यूजेस के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया। सो राइटिंग का यूजेस सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, रिकॉर्ड करने के लिए और सिर्फ मैसेजेस को दूर के एरिया में सेंड करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि इसके अलावा राइटिंग एक साइन होता था, एक सिंबल होता था, एक निशानी होता था मेसोपोटामियन अर्बन कल्चर के सुपेरियोरिटी का, यानी कि मेसोपोटामिया का जो शहरी संस्कृति थी, जो शहरी कल्चर था, उसके सुपेरियोरिटी को, उसके श्रेष्ठता को हमें दर्शाता है ये राइटिंग। सो अभी भी हम लोग जब मेसोपोटामियंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जब हमें पता लग रहा है कि मेसोपोटामियंस ऐसे ऐसे करके लिखा करते थे, इस तरह से उन्होंने राइटिंग की शुरुआत की, देन हमारे मन में भी मेसोपोटामियन अर्बन कल्चर के लिए एक सुपेरियोरिटी जाग रही है। सो इसी तरह से जो राइटिंग है, राइटिंग मेसोपोटामिया के अर्बन कल्चर को दर्शाता है एंड उनके श्रेष्ठता को, उनकी इंपॉर्टेंस को दर्शाता है कि मेसोपोटामियन कितना ज़्यादा डेवलप्ड हुआ करते थे, कितना ज़्यादा एडवांस हुआ करते थे। सो विद दिस वी आर डन विथ आवर 7th टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग्स। सो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में आप सदर्न मेसोपोटामिया के शहरों के बारे में पढ़ेंगे, टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड सदर्न मेसोपोटामिया को रूल करने वाले राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। सो अगर इस वीडियो में मैं अगर इस टॉपिक को इंक्लूड करूंगी देन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो इसीलिए इस टॉपिक को सेपरेटली हम अपने दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। सो इसीलिए आज का ये वीडियो हम 2 टॉपिक के साथ ही एंड करते हैं। सो आई होप कि आज का ये 2 टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो रेस्ट ऑफ द टॉपिक विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको ऐसे ही दूसरे चैप्टर्स की भी वीडियोज़ देखना है, एंड बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो सी यू ऑल सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।